नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास का जैसे कि आपके सामने ही है, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास है और मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 8 है। यूनिट 8 की मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी प्राइसिंग डिसीजन की ये क्लास है। यानी आज की पूरी क्लास किसके ऊपर बेस रहेगी? प्राइस का डिसीजन कैसे लिया जाए मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, यानी जब हमने पिछली क्लास पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने प्रोडक्ट का डिसीजन कैसे लिया जाए, प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में पहले मार्केटिंग को समझा, फिर प्रोडक्ट के डिसीजन को समझा, फिर प्राइसिंग के डिसीजन को समझ रहे अपन, फिर प्रमोशन को भी समझेंगे, एडवर्टीजमेंट को भी समझेंगे, राइट। तो ऐसे कैसे करते करते डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझेंगे, चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझेंगे। ऐसे करते करते हम चीजों को समझेंगे ताकि हम मार्केटिंग के अंदर क्या हो, हमारा मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाए। तो आज की क्लास का हमारा शीर्षक है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन यानी मार्केटिंग करते समय प्राइस का क्या रोल है और उस प्राइस का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। यानी मार्केट को जब हम मार्केटिंग जो कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट करते समय प्राइसिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एकमात्र वो मार्केटिंग मिक्स है जो क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। जो क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी सारे तो खर्चीले है। मार्केटिंग मिक्स जो मैंने पढ़ाया था मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, उसके अंदर सारे मार्केटिंग मिक्स थे। उस मार्केटिंग मिक्स के अंदर पार्ट थे जैसे कि प्रोडक्ट क्या है आपका, प्राइस क्या है, प्रमोशन, ये सारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है, ये मार्केटिंग मिक्स के पार्ट्स थे। तो उसी तहत प्राइसिंग भी एक उसका पार्ट है मार्केटिंग मिक्स, और एकमात्र ऐसा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है जो क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने प्रोडक्ट की। यानी आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उसकी प्राइसिंग अगर आपने एज पर मार्केट या एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट, एज पर कंपटीटर, जो कंपटीटर है मार्केट में ऑलरेडी जो गुड्स जितने रुपए में बेच रहे हैं प्रोडक्ट, उससे उसको मतलब ध्यान में रखते हुए एनालिसिस नहीं करके आपने प्राइसिंग ऐसे ही रख दी कि सिर्फ अपनी कॉस्ट को निकाला और उसके ऊपर आपने मार्कअप प्राइस जोड़ दिया और बोल दिया कि भाई इतना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट तो मेरा रहेगा और प्राइसिंग इतनी कर दो, नहीं, नहीं चलेगा। आपका मार्केटिंग के लिए प्राइसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और उसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि सिर्फ 20% ऐड करने से काम नहीं चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और 100 रुपए उसकी लागत आई, मैंने बोला 20% मार्जिन तो मेरे को कमाना ही कमाना है, तो 120 पे बेच दो इसको। नहीं हो सकता, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। हो सकता है आपका प्रोडक्ट 140 में भी बिक रहा है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट आपको 105 में, 107 में ही बेचना पड़े। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आज की क्लास हमारी इसी के ऊपर सारी केंद्रित रहेगी, इसी के ऊपर सेंट्रलाइज रहेगी, प्राइसिंग। तो पहले प्राइसिंग को समझेंगे, फिर प्राइसिंग के अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजी आती है उसको समझेंगे, राइट। और क्या क्या चीजें प्राइसिंग को, फैक्टर्स कौन से हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं और किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना है प्राइसिंग की एनालिसिस करते समय, यानी प्राइस रखते समय हमें किन चीजों का विशेष कर ध्यान रखना है, वो भी आज हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्राइसिंग डिसीजन मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट इज प्राइस। प्राइस होता क्या है, प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस का असली मीनिंग क्या है, ये कंसेप्ट जो प्राइसिंग का कंसेप्ट है ये क्या है, उसको समझना पड़ेगा। तो समझते हैं वन एग्जाम डॉट इन के साथ आज क्या है, प्राइसिंग का मतलब क्या है वो समझते हैं। चलो, सबसे पहले प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन रखूं आपके सामने तो क्या है प्राइसिंग? क्या है प्राइसिंग? है हमारी अमाउंट ऑफ मनी, या तो कोई रकम। आपको पता ही है प्राइस क्या होता है, प्रोडक्ट खरीदते हैं जब उसकी प्राइस होती है, यानी समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। दैट मींस आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी कोई ना कोई मूल्य होगी। बोलते हैं ना जिंदगी दुनिया में हर किसी की एक मूल्य होता है, हर किसी की प्राइस होती है। जो पुराने पिक्चरों में हमने देखा होगा, गुंडे बोलते हैं ना तुम्हारी रकम, तुम्हारी प्राइस क्या है, बोलो क्या तुम्हारी कीमत क्या है तुम्हारी, ये बताओ। कीमत दैट मींस प्राइस। तो बोले दुनिया में हर चीज बिकती है, आपको सही कीमत लगाने वाला आदमी चाहिए। ये कहावत है कि दुनिया में, और ये हकीकत में दुनिया में सारी चीज बिकती है, बस उस चीज का सही मोल लगाने वाला आदमी चाहिए। दैट मींस अमाउंट ऑफ मनी, पैसों का जो अमाउंट ऑफ मनी है वो है प्राइस। या उसके बदले में कोई दूसरी आइटम भी हो सकती है। हो सकता है कि भाई बार्टर सिस्टम में भी तो क्या होता था पहले, जैसे मैंने गेहूं लिया उसके बदले में चावल दे दिए, राइट। मैंने फोन लिया उसके बदले में लैपटॉप दे दिया। तो मतलब आदान प्रदान उसके बदले में या तो पैसा दोगे या फिर कोई अदर आइटम दोगे। तो प्राइस क्या है, या तो अमाउंट ऑफ मनी या अदर आइटम। अ बायर पेड टू एक्वायर प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेलर। सेलर से खरीदते समय बायर जो पैसा देता है उसको प्राइस कहा जाता है। बहुत चिंदी सी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन। चलो, दूसरी बात, और क्या होता है प्राइस का, और इसको कंसेप्ट को और समझते हैं। और क्या है प्राइस? प्राइस क्या है? प्राइस इज एन एक्सचेंज और अ ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस बिटवीन टू पार्टी। सीधी सी बात है, दो पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को तो क्या बोला जाता है? उसी को तो प्राइसिंग बोला जाता है, उसी को तो प्राइस बोला जाता है।
बिल्कुल सही बात है। वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट बताए थे मैंने, प्रोडक्ट 4 पी थे, जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है प्राइस। तो 4 एलिमेंट है जो मार्केटिंग मिक्स में से, उसमें से ये एक है, ठीक है। मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट है ऑफ मार्केटिंग मिक्स, उस 4 पी के अंदर में से सबसे फ्लेक्सिबल ये है। फ्लेक्सिबल होने माने, फ्लेक्सिबल माने ये ऊपर नीचे हो सकता है ना। प्रोडक्ट में तो आप प्रोडक्ट को चेंज करोगे तो काफी रेयर चांस है कि प्रोडक्ट में आप चेंजेस लाओगे या कम लाओगे, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपका इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, राइट। प्रमोशन भी आपका इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन प्राइस तो फ्लेक्सिबल होती है। आपको डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पे, कभी भी आपको कम करनी पड़ सकती है, कभी इसको ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। अ प्रोडक्ट प्राइस इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिमांड। डिमांड का सबसे मेजर डिटर्मिनेंट क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस। यानी अगर मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ानी है तो उसका प्राइस क्या होगा? छोटा सा एग्जांपल, लेटेस्ट करंट एग्जांपल, स्कॉर्पियो एन लॉन्च की महिंद्रा ने। स्कॉर्पियो एन लॉन्च की, ये मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखा दूंगा, ठीक है। स्कॉर्पियो एन लॉन्च की, ठीक है, महिंद्रा ने क्या किया, जितना भी एसयूवी का मार्केट है, मार्केट के अंदर जैसे क्रेटा थी, किया सेल्टोस है, इस तरीके से एसयूवी का बहुत बड़ा मार्केट था, ठीक है। और महिंद्रा का एलिमेंट ऐसा नहीं था, एसयूवी का इतना परफेक्ट नहीं था, एक्सयूवी 300 की इतना परफेक्ट नहीं था। उसने बोला कि यार इसको कुछ चेंज किया जाए, तो उसने बोला कि, और स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली थी वो हर किसी के रेंज में नहीं आ रही थी, प्राइस डिटरमिनेट कर रहा था। और ये सारी क्या है, उससे बहुत सस्ती थी, ज्यादा सस्ती नहीं, 3-4 लाख की सस्ती थी, लेकिन सबके रेंज में आ रही थी। तो महिंद्रा ने ट्रम्प कार्ड खेला और उसने बोला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च की, जिसकी प्राइस ऐसी रखी जो क्रेटा और सेल्टोस और इनको क्या करे, कंपीट करे। यानी इस तरीके से मार्केटिंग में अपनी प्राइस को इस तरीके से उतारा उसने मार्केटिंग करते समय कि आज वन ऑफ द बेस्ट डिमांड अगर किसी एसयूवी की लॉन्च होने से पहले है तो वो किसकी है? वो डिमांड है स्कॉर्पियो एन की। समझे मेरी बात? तो प्राइस क्या है? प्राइस इज द प्रोडक्ट प्राइस इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ अ डिमांड। किसी डिमांड की मेजर डिटरमिनेंट कौन डिपेंड करता है? वो उस प्रोडक्ट की प्राइस करता है, राइट। ओनली एलिमेंट, मैंने ये बात पहले बोल दी थी, ओनली एलिमेंट दैट प्रोड्यूस रेवेन्यू अदर्स स्पेंड मनी। यानी दूसरे जो पी है ना वो सब पैसे खर्च करता है। जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बनाने में पैसा खर्च होगा, प्रमोशन करने में पैसा खर्च होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, लेकिन प्राइस एकमात्र ऐसा है जो क्या करता है, पैसा लाता है, जाता नहीं। मतलब देवी लाल है, मंगी लाल नहीं, ठीक है। तो यहां से पैसा इनकमिंग होता, आउटगोइंग नहीं होता। नंबर 1 प्रॉब्लम फेसिंग बाय मैनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, बड़े बड़े जो तुरुमखा है मार्केटिंग के, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इज प्राइस एंड प्राइस कंपटीशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उनकी क्या है? प्राइस और प्राइस कंपटीशन। दैट मींस प्राइस क्या रखे और मार्केट में जो प्राइस कंपटीशन है उसको कैसे कंपीट करे, ये उनकी सबसे बड़ी नंबर 1 प्रॉब्लम है हर एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने सीधी सी बात स्कॉर्पियो इनका एग्जांपल दे दिया आपको कि इमेज बनाता है। ये क्या बनाता है? उसकी इमेज बनाता है मार्केट में कि भैया हाँ प्राइस हो सकता है, जैसे BMW और ये कार्स है, इनकी प्राइस हाईएस्ट है, मतलब महंगी है, तो ये इमेज एक महंगी वाली भी बनाता है। तो सस्ती वाली कार होती है जिनके पैसे कम होते हैं, जैसे नैनो की एक इमेज सस्ती वाली बन गई लेकिन बहुत बड़ी कार है, लेकिन वो इमेज बनाता है प्राइस। तो इसका नेचर है कि प्राइस क्या करता है? प्रोडक्ट की इमेज बनाता है। भाई किन लोगों के लिए? मिडिल क्लास, गरीब, अमीर, किन लोगों के लिए प्रोडक्ट है। विदाउट रिसर्च, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, बिना एनालिसिस, बिना स्ट्रेटेजी, बिना रिसर्च के अगर प्राइसिंग डिसीजन ले लिया जाए, तो क्या होगा? इट कैन लीड टू रेवेन्यू लॉस। ये क्या करेगा? ये रेवेन्यू लॉस की तरफ आपको ले जाएगा, अगर बरोबर रिसर्च, एनालिसिस और स्ट्रेटेजी नहीं बनाई प्राइसिंग डिसाइड करते समय, तो आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। दैट मींस आपको प्राइसिंग डिसीजन लेते समय बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही ध्यानपूर्वक रिसर्च करते हुए, स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपको अपनी प्राइस को डिसाइड करना है। हाँ भाई, खड़े खड़े नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो समझ गए प्राइस क्या है, प्राइस का नेचर क्या है, प्राइस क्या वैल्यू रखता है मार्केटिंग के अंदर, और किस लिए प्राइस को हम इतना तवज्जो देते हैं, राइट। आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस, यानी प्राइसिंग डिसीजंस लेते समय इन फैक्टर, ये फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है, और इन फैक्टर को आपको ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग डिसीजन को लेते हुए या समझते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने आता है
बिजनेस एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी आपके खुद के व्यवसाय का, आपके खुद के मार्केटिंग और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ प्रोडक्ट बना उसकी प्राइस डिसाइड नहीं करनी है, आपको यह भी समझना है कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है, आपके मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। हाई अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या रेपुटेशन, या ब्रांड क्रिएशन, क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्राइस डिसाइड करनी है। और साथ ही साथ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी, कि बिजनेस का क्या है, एकदम से पैसे ज्यादा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या लंबे समय तक हमें अपनी रेपुटेशन बनाना, ये भी एक बिजनेस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या है, आपका क्या है। क्या आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना आपका टारगेट है, नंबर एक। क्या आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है कि भाई प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं, सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, अपनी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। या फिर आपका यह भी हो सकता है कि जो मार्केट में शेयर है आपका, मार्केट में जो शेयर है वो आपका इंक्रीज हो, और मार्केट में शेयर इंक्रीज तब होगा जब आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा सेल्स करने के लिए आपको प्राइस को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फैक्टर आपको ध्यान में रखते हुए प्राइस डिसीजन लेना है। नंबर एक, बिजनेस और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। नंबर टू, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। क्या आपका प्रोडक्ट, क्या आपका प्रोडक्ट हाई क्लास है, या आपका प्रोडक्ट लो क्लास रखना है आपको, ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ये दिख नहीं रहा होगा, नहीं, इसको ऐसे कर लेता हूं। क्या कंपनी का प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको क्या रखना है, हाई क्लास रखना है, या आपको लो क्लास रखना है। लो क्लास, हाई क्लास का मतलब क्या होता है, वही मैंने एग्जांपल दिया था। बीएमडब्ल्यू चाहती है कभी भी अपनी प्रोडक्ट कंपनी की प्राइस को कम नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी सस्ते में बढ़ जाएगा, वो कम नहीं करेगी। वो बोलेगा नहीं यार, मेरे स्टैंडर्ड नहीं, मुझे हाई रेंज क्लास की कार्स देनी है, मतलब मेरी कार हाई रेंज के लोग ही चलाए, यानी बहुत ज्यादा अमीर है वही लोग चलाए। और लो क्लास, टाटा वाटा ये सोचते हैं कि भाई नहीं, मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करना, इतनी भी चीजें नहीं डाल देनी कि मिडिल क्लास आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए और वो ले ही नहीं पाए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपकी कंपनी की, ये भी बड़ा मुद्दा बनता है। जैसे नैनो आई थी, बोला आम लोगों की कार, मारुति आती है तो आम लोगों की कार, इस तरीके से बीएमडब्ल्यू मतलब नहीं, खास लोगों की कार, समझो मेरी बात। तो एम्बेसडर है, एम्बेसडर की एक उसका बना हुआ है कि भैया ये नेताओं की कार है, ठीक है, हाईली मेंटेनेंस कॉस्ट है, बहुत शानदार कार है, लेकिन हाईली मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब बड़े लोग रखते थे पहले, मतलब नेता वेता इस तरीके से लोग रखते थे। तो उसकी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसको आपको उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग डिसीजन लेना है। डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट की डिमांड किस तरीके से। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ये पढ़ा होगा हमेशा। ये सिर्फ हर एक मार्केटिंग, हर एक सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड, ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में चलेगा। कैसे चलेगा, इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइस ज्यादा करोगे डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर बढ़ानी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। यानी प्राइस अगर गिरी तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, प्राइस गिरी तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि भैया डिमांड किस तरीके से रखनी है अपनी। कॉस्ट क्या खेल करता है, कॉस्ट का खेल होता है कि भाई आपको बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट जितना भी हो उससे ज्यादा आपको, ब्रेक इवन पॉइंट जितना भी हो उससे ज्यादा आपको क्या, ब्रेक इवन पॉइंट से तक तो आपको कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है उतनी तो आपको वसूल करनी है। देखो ज्यादा मार्केट इनके चक्रों में आपकी ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी जो मेन मूल रिक्वायरमेंट है कि जो मेन कॉस्ट है वो तो निकले, आपकी लागत तो निकले। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आपको तय करना है, और उसको बाद देखना है आपको कितना उसके ऊपर मार्कअप रखना है, कितना मार्कअप रखना है, ताकि दूसरी जो कॉस्ट है और या आपकी सर्वाइवल है वो वहां पे मेंटेन हो सके। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है आपका, मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है आपका, वो कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइस को क्या करना है, फाइनल करना है। ऐसा नहीं आप अपने मन पड़े जो प्राइस रख दी और मार्केट में वो चीज बहुत ही सस्ते में मिल रही है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स वो लोग वो चीजें आपसे कोई खरीदेगा नहीं। ये तो सिंपल सी बात है। तो आपको ये देखना है कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या है किसका, मार्केट में। यानी अगर हम भी कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, किसी तरीके से कोई चीज करते हैं, तो मार्केट का, कंपटीटर का प्राइस स्ट्रक्चर को पहले ध्यान रखते हैं कि भैया किस प्राइस में मार्केट में ये कोर्स अवेलेबल है,
या ये कंटेंट दिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है। अगर हम इससे ज्यादा दे और इससे कम प्राइस में दे तो बट ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम क्या करेंगे, compete करेंगे और बच्चे हमारी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होंगे क्योंकि उनकी डिमांड की प्राइस हमारी कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और कंटेंट हम उनको ज्यादा देंगे। या दूसरी थ्योरी होती है मार्केटिंग कि भैया प्राइस उतनी ही रखे, कंटेंट को बढ़ा दिया जाए, तो वो भी कर सकते हैं, कंटेंट बढ़ा दो प्राइस उतनी रखो ताकि कंटेंट बढ़ेगा तो ज्यादा प्राइस का कम प्राइस में मिल रहा है आपको, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यानी अभी तक पढ़ा खुद की बिजनेस और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, डिमांड, कॉस्ट, competitive environment and the last government regulation and not गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या रूल निभाता है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आपको उनका ही ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से प्राइस लगा दो, चाहे एमआरपी एक्ट हो, मेट्रोपोलिटन एक्ट हो, चाहे दूसरे जितने भी लीगल रेगुलेशंस लगते हैं, लीगल रेगुलेशंस लगते हैं आपकी प्राइस को लेकर, उन सबको आपको फॉलो करना है, उन सबको आपको फॉलो करना है। उसको आप कहीं पे भी वायलेंट नहीं कर सकते या कहीं पे भी आप उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करते। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी आपको फैक्टर का ध्यान रखना है प्राइसिंग डिसीजन लेते समय। तो क्या होगा फैक्टर, क्या क्या फैक्टर ध्यान रखना है आपको, बिजनेस और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अपना, कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्ट, डिमांड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट रेगुलेशन, इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग डिसीजन ली जाए तो आपकी प्राइसिंग डिसीजन क्या होगी, सक्सेस होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग द प्राइस। अब सबसे मुद्दा बात, प्राइस होता क्या है समझ लिया हमने, किन फैक्टरों का ध्यान रखना है प्राइस डिसाइड करते समय। अब सेटिंग, प्राइस को सेट करते समय भी हमें क्या क्या चीज किसी स्टेप में सेट करना है, उन स्टेप को समझते हैं कि प्राइसिंग को सेटिंग करते समय यानी प्राइस रखते समय हमें इन इन चीजों का ध्यान है, इन इन स्टेप को होते हुए आपको प्राइस को रखना है। वो स्टेप देखते हैं, 6 स्टेप है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप आपके सामने है सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्राइस करते समय आपका उद्देश्य क्या है। वही मैंने बात बताई थी, बिजनेस और मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है वो आपको याद रखना है। क्या आपका सर्वाइवल उद्देश्य है तो सिर्फ आप ब्रेक इवन पॉइंट पे बेच दो, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दो, आप मार्केट में थोड़ा सा बहुत कुछ रखो, मार्जिन बेच दो। क्या आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का उद्देश्य है तो आप प्रॉफिट मार्कअप ज्यादा करो। क्या आपको आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर रिटर्न भी आपको निकालना है, तो आपको देखना भाई कॉस्ट तो बीपी सर्वाइवल तो करना है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आपको अभी चाहिए, तो आप उन्हें प्रोडक्ट के अंदर वो कॉस्ट भी या वो प्राइस के अंदर वो कॉस्ट भी जोड़ सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम करंट रेवेन्यू, आज की रेवेन्यू मुझे ज्यादा चाहिए, आगे की देखी जाएगी, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ, मैंने बताया था मार्केट में शेयर प्राइस, शेयर आपको ज्यादा रखना है मार्केट शेयर, तो सेल ग्रोथ आपको ज्यादा करनी है, तो सस्ते में बेचोगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें मार्केट में सेल ज्यादा करनी है। और अगर प्रोडक्ट क्वालिटी आपका उद्देश्य है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, तो आपको प्राइस से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, प्रोडक्ट को अच्छे से जो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी के साथ आपको उसको मेंटेन करना है। ठीक है, ओके, तो ये होगी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या आपकी। ये पहला स्टेप में आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा स्टेप, जब आप ये चीज समझ जाओ, आपको डिमांड मैनेजमेंट को समझना है। डिमांड मैनेजमेंट को कैसे समझोगे आप, डिमांड मैनेजमेंट को सीधी सी बात है, जो अभी मैंने जो सारी बातें बताई वो सारी की सारी बातें समझनी है आपको, यानी आपको इलास्टिसिटी समझनी है ऑफ डिमांड, इसको समझना है, आपको इसका इनवर्स रिलेशनशिप को समझना है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, आपको यह समझना है कि मार्केट में इतनी प्राइस की लिमिट कांस्टेंट, एक या आपका ये बोल दो स्टैंडर्ड प्राइस आपको सेट करनी पड़ेगी कि इतनी स्टैंडर्ड प्राइस तो मार्केट में है, यानी सारी कंपटीटर सबको देखने के बाद ये मैनेजमेंट में पता चला कि इतनी स्टैंडर्ड प्राइस पे इतनी डिमांड तो निकलेगी। जैसे 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 डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटती जाएगी, यानी ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो इसका मैनेजमेंट आपको देखना है कि भैया किस प्राइस पे आके हमें रोकना है ताकि हमारी सेल्स भी हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डिमांड के मैनेजमेंट को समझना है। तीसरा स्टेप, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, सीधी सी बात है, अभी तक जो बात पड़ी वो फैक्टर धीरे धीरे आ रहे हैं स्टेप के अंदर। एस्टिमेटिंग कॉस्ट यानी अपनी कॉस्ट को समझिए, कॉस्ट को समझिए, दैट मींस आपको बीईपी निकालना, अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, इस कॉस्ट को समझना है और देखना है कि उसके ऊपर कितना परसेंट आप क्या कर सको, ऊपर मार्जिन जोड़ सको। ठीक है, तो आपको अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट, कॉस्ट को अच्छी तरह से निकाला, अगर कॉस्ट में चूक रही तो आपका सारा प्राइसिंग का डिसीजन खराब हो जाएगा। यानी तीसरे स्टेप में आपको कॉस्ट को एस्टिमेट करना है और परफेक्ट और अच्छी तरीके से कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे किसी की कॉस्ट, अगर मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 74 रुपीज निकल रही है और मैंने अपनी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी और वो कॉस्ट आ गई मेरी 68 या फिर 70 मान लो,
70 मान लूंगा तो 4 रुपए तो मैं ऐसे ही लॉस में हूं, और फिर मैं बोलता हूं कि चलो 70 है तो 75 रुपए का मेरा सेल प्राइस यानी एमआरपी 75 रुपए रख लेता हूं सारा टैक्स वैक्स मिलाकर। तो आप देखो 4 रुपए तो मेरे ऐसे ही लॉस है, दैट मीन्स 75 रुपए में से 71 ही बचते हैं और 1 रुपया टैक्स उसमें चले जाता था, मेरे पैसे लॉस ही हो जाएगा, मुझे सही तरीके से प्रॉफिट नहीं होगा। दैट मीन्स कॉस्ट का एस्टिमेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तीसरा स्टेप एस्टिमेटिंग कॉस्ट। चौथा स्टेप देखिए, वही अभी जो मैंने बताया, एनालाइजिंग कंपटीटर्स कॉस्ट एंड प्राइस एंड ऑफर। आपको मार्केट जो कंपटीशन है, जो भी आपका मार्केट में कंपटीटर है, उसका पूरा का पूरा आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। सीधी सी बात, उसकी क्या करनी है, आपको पूरी पूरी रिसर्च करनी है। रिसर्च करनी दैट मीन्स वो कितने में गुड्स बेच रहा है, राइट, और क्या प्राइस में बेच रहा है, क्या ऑफर वो दे रहा है, क्या उसको लागत पड़ रही है, क्या उसको कॉस्ट पड़ रही है, ये सारी चीजें भी आपको समझनी, ठीक है। जी दोस्तों, थोड़ी लाइट चली गई थी तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, अब ठीक है। तो हमें स्टेप 4 में हमने क्या करा, एनालाइजिंग कंपटीटर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, प्राइस और उसके ऑफर को समझो, वो करता कैसे है, कैसे धंधा कर रहा है वो, उसी तरीके से हमें लागू करना है हमारे प्राइसिंग डिसीजन के अंदर। पांचवा स्टेप, यानी हमने क्या कर दिया, हमने पहले अपने ऑब्जेक्टिव को समझा, डिमांड को समझा, कॉस्ट निकाली अपनी सही तरीके से, कंपटीटर को चीजें समझी, वो क्या कॉस्ट पे ला रहा है, क्या मार्केट में सेल प्राइस दे रहा है, क्या ऑफर दे रहा है, उसके साथ डिस्काउंट क्या दे रहा है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है, फ्री दे रहा है, या लाइफ टाइम सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, वो सारी चीजें। सिलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड्स क्या है, सिलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड्स क्या है। अब आपको देखना है कि कौन से मेथड को आप चूज करो, यहां तक तो बात समझ ली। अब आपके सामने मेथड है कि इसमें से कौन से मेथड को चूज करें, तो वो सिंपल से मेथड है। पहली बात तो मार्केट प्राइस, यानी सीधी क्या करो, आप मार्जिन जोड़ लो। मार्जिन यानी जो कॉस्ट है उसमें लागत कितनी है, परसेंटेज जोड़ दो, मतलब सॉरी लागत है उसमें परसेंटेज जोड़ दो कि हमें मार्कअप कितना रखना है, मार्जिन कितना रखना है, ये मेथड यूज कर लो। या टारगेट रिटर्न प्राइसिंग यूज कर लो कि भैया टारगेट यानी मेरा आज 10 करोड़ रुपए मेरे लगे हैं, ये टारगेट कुछ नहीं, आरओआई पे बेसिस है, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेसिस है। आज मेरा 10 करोड़ लगा है, 10 करोड़ का ब्याज देखूं, फिर उसका प्रिंसिपल देखूं और निकलेगा, तो उस 10 करोड़ की रेट को भी कॉस्ट में क्या कर लो, ऐड कर लो। यानी कॉस्ट तो हो ही गया आपका, प्लस ये वाला आरओआई भी हो गया, और प्लस आपको जो भी मार्केट में कुछ परसेंटेज आपको प्रॉफिट का रखना तो वो देख लो। नहीं भी हो और आप सोचते हो कि सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकल जाए तो वही हमारा प्रॉफिट है, दैट मींस आप यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ो ही मत और कॉस्ट प्लस आरओआई जोड़ दो और आपका आ जाएगा इतनी प्राइस आपको पर प्रोडक्ट की लेनी है। तब 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर आपका जो खर्चा, जो आपने पूरा एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग जो भी बनाई है आपने, उसका खर्चा निकल जाएगा। तो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग हो सकता है आपका मेथड। तीसरा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब हुआ कि कस्टमर आपकी प्राइस को क्या परसीव करते हैं, कस्टमर का परसीव यानी बायर का परसेप्शन क्या है वैल्यू के प्रति। कहने का मतलब है कि आप जो उसको प्राइस दोगे उतनी आपको वैल्यू दोगे कि नहीं दोगे, आप सीधी सी बात है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो कैसे परसेप्शन रखते हैं, कि बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू, यानी आपकी वैल्यू का बायर क्या परसेप्शन रखता है और बायर्स की क्या होनी चाहिए, कि कितनी वैल्यू तक ये प्राइस होनी चाहिए। तो आप इस मेथड को भी कंसीडर कर सकते हो कि लोगों के हिसाब से कहना है कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं और लोगों के अंदर जो रिसर्च किया उसके हिसाब से होना चाहिए, कि बायर के हिसाब से, और जो भी वहां का टेस्ट है, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गया, या फिर इंडिया में है प्रोडक्ट अलग है, फॉरेन में अलग बेच रहे हो, तो आपको देखना है कि वहां के लोगों का टेस्ट परसेप्शंस कैसा है कि भाई इस वैल्यू की इतनी रेट होनी चाहिए। तो वो बेस भी आप ले सकते हो अपनी प्राइसिंग के लिए। फिर वैल्यू प्राइसिंग, ये तो हो गया पूरा बायर्स के ऊपर बेच, यानी कस्टमर के ऊपर देख कर आपने मार्केट में एनालिसिस, मतलब समझो रिसर्च मार्केट में भी करना है आपको साथ साथ। वैल्यू प्राइसिंग यानी आपको ये देखना है कि भाई आप कस्टमर को क्या दे रहे हो, कस्टमर को जो प्राइस दे रहे हो आप उसके बदले में कितनी वैल्यू दे रहे हो, यानी हाई वैल्यू। यहां पे आपको देना हाई वैल्यू टू कस्टमर, यानी आपको यह समझना है कि प्राइस चाहे कुछ भी रहे, प्राइस हमारी कुछ भी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी प्राइस पे इतना फर्क नहीं पड़ता वैल्यू प्राइसिंग का। आप अपनी प्राइस वैल्यू की रख ले जितनी भी क्वालिटी रहे, उसके साथ आप कस्टमर को एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो, कि भाई हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे, आफ्टर सेल सर्विस देंगे, आपकी कस्टमर ग्रीवेंस रिजोल्यूशन देंगे, हम आपकी कंप्लेंट की रिजोल्यूशन देंगे, हम आपको और भी अदर फैसिलिटीज देंगे। तो आपको वैल्यू प्राइसिंग करनी है, आपको ये बताना है प्रोडक्ट की कॉस्ट तो ये है, लेकिन ये सारी कॉस्ट हमारी क्या है, अदर चीजों की, तो इस तरीके से इसकी प्राइस इतनी हो गई, ठीक है। जैसे 70 रुपए इसकी प्रोडक्ट है और 20 रुपए या 10 रुपए आप जोड़ते हो, सर्विस की भी हम वैल्यू देंगे कस्टमर को, 80 रुपीज आप प्राइस निर्धारित कर सकते हो
फिक्स कर सकते हो, डिपेंड्स आपने क्या मेथड लिया, वैल्यू प्राइसिंग का मेथड लिया कि हम वैल्यू कितनी दे रहे हैं उस वैल्यू की भी रेट को जोड़ना है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ भी हो, वैल्यू को भी आपको उसके अंदर जोड़ना है। चाहे तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या सिर्फ कॉस्ट पे रख सकते हो, उसके प्लस आप इसको वैल्यू के पैसे जोड़ के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर आपके सामने आता है गोइंग रेट कंसेप्ट। गोइंग रेट कंसेप्ट का मतलब चले जाओ भाई, चले जाओ, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है। दैट मींस हो सकता है कि कंपटीटर, जो मेजर कंपटीटर्स है मार्केट के अंदर, मेजर कंपटीटर्स है, वो अपनी प्राइस को क्या करे, अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। आपको स्थिर रहना है, आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखनी है अपनी प्राइस, यानी लंबे समय तक आपको अपनी प्राइस को कांस्टेंट रखना है। मेजर कंपटीटर चाहे अप करे चाहे लो करे, आपको उसको फर्क नहीं पड़ता। गोइंग रेट प्राइसिंग रहनी चाहिए कि ऐसी प्राइस रखे जो सालों साल 10 साल तक उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, या तो हाई रखे या उसको लो ही रखे, ताकि 10 साल तक एवरेज रखे ऐसी कि 10 साल तक उसको वापस चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। और सबसे लास्ट सील्ड बीड प्राइसिंग, वो गवर्नमेंट में जो टेंडर होते हैं ना, गवर्नमेंट के टेंडर्स, उन गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर, उनके अंदर आप क्या करें, आप बीड लगाते हो, या इंडस्ट्रीज भी कई ऐसी थी जो बीडिंग प्राइस के ऊपर अपनी प्राइसिंग सेट करती है कि भाई अच्छा ये कॉस्ट है, अलग अलग सील्ड बीड प्राइस लाओ अपनी अपनी, और ये प्रोडक्ट आप कितने बनाओगे, आप कितने बनाओगे, आप कितने बनाओगे, इस तरीके से। यानी इस तरीके के मेथड भी यूज कर सकते हैं हम प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं कि मेथड कौन से यूज कर सकते हैं, तो ये सारे अलग अलग मेथड है, जो भी आपको बैठे आपके अपने अंदर वो मेथड आप यूज कर सकते हो एज एन मार्केटिंग एनालिस्ट या क्या बोले एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये मेथड तय हो गया, आप सब कुछ हो गया। इस मेथड से हमें अपनी प्राइस रखनी है, फाइनल कर लिया। छठा स्टेप आता है सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। अब आपको अपनी फाइनल प्राइस को सिलेक्ट करना है और आपको वो सील्ड जो बीड है उसको खोलना है और बोलनी है फाइनल प्राइस मेरी ये रहेगी। अब फाइनल प्राइसिंग में आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है, इन 4 चीजों की बातों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चलना है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब यह हुआ कि भाई प्राइस एज इंडिकेटर, आपको पता है प्राइस क्या है, इंडिकेटर है आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट का क्या है, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट को क्या सर्टिफिकेट देगा कि प्रोडक्ट अच्छा है या गंदा है, ये प्राइस डिसाइड करता है। यानी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है कि प्राइस अगर सस्ती हो गई, अगर चीज एकदम सस्ते में निकाल, तो लोग बोले यार इतनी सस्ती है, वो इतनी महंगी है, कुछ तो उसके अंदर है तब वो महंगी है, या कंपनी की ब्रांड की है इसलिए वो महंगी है, मतलब कुछ तो चीज अच्छी लगा रखी है इसलिए वो महंगी है। दैट मींस प्राइस क्या करता है, एज एन इंडिकेटर टू कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो आपको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी सेट करनी है कि भाई इतनी भी सस्ती ना रखे कि लोग उसको रद्दी समझ ले, इतनी भी महंगी ना रखे कि लोग अपनी अप्रोच से बाहर समझ ले उसको। नंबर 1। दूसरा फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर मार्केटिंग, अदर मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस भी आपके अंदर बराबर रहेगा। अदर मार्केटिंग कैसे, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैसे करो, एडवर्टाइज किस तरीके से करोगे, मिडिल क्लास को हिट करोगे, किसको करोगे, सेल्स प्रमोशन आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप क्या करोगे, क्वालिटी से कितना, मतलब आप प्राइस कम कर दी लेकिन क्वालिटी फिर आप गिरानी पड़ेगी आपको, क्वालिटी गिरा दी तो बात ही खत्म होगी। तो आपको क्वालिटी पे खेलना है कि किस पे खेलना है वो देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितना पैसा लग रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपको बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, उन चीजों को भी आपको यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलना है। यानी आपकी प्राइस दूसरी मार्केटिंग जो मार्केटिंग मिक्स है उनसे भी क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, उससे भी आपकी प्राइस में क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इन्फ्लुएंस होगा, यानी कुछ ना कुछ आपको उसको प्रभावित वो भी होगा। कंपनी प्राइसिंग पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट फाइनल प्राइस तय करते समय उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी की फाइनल पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। फाइनल प्राइसिंग पॉलिसी ये है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे सामने आया था, मैं उसको शेयर करता हूं आपसे। रीजनेबल टू कस्टमर, उस कंपनी का टैगलाइन क्या था, रीजनेबल टू कस्टमर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबल टू कंपनी, ये उसकी टैगलाइन थी। या ऊपर आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा, यहां दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ, रीजनेबल टू कस्टमर एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू कंपनी। ये टैगलाइन है, ये कंपनी की पॉलिसी है कि कस्टमर को तो रीजनेबल होना चाहिए और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये दोनों ही पॉलिसी आपको आपकी प्राइस में ओके हो रही है तो आप कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी को कंसीडर करते हुए अपनी फाइनल प्राइस तय कर दीजिए। इंपैक्ट ऑफ प्राइस, इंपैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज, दूसरी पार्टियों भी आपकी प्राइस फाइनल प्राइस तय करने के बाद उनका इंपैक्ट, उनका प्रभाव दूसरी पार्टियों के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी पार्टियां कौन सी, जैसे आपके होलसेलर, आपके रिटेलर,
आपके डिस्ट्रीब्यूटर, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि महंगी चीज होगी तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को आपको किस तरीके से, इतनी महंगी चीज मान लेके जाए सेल ना हो तो उनका कमीशन नहीं बनेगा। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरर को भी फर्क पड़ेगा, सॉरी मैन्युफैक्चरर तो खुद ही हो गए आप, या फिर आप ये समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर जो आपको मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उनको भी फर्क पड़ेगा कि भैया सप्लायर करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, यहां लिख लेता हूं सप्लायर। ओके, तो ये 4 फैक्टर आपको ध्यान रखना है फाइनल प्राइस तय करने से पहले। छठा स्टेप हमारे फाइनल प्राइस को फाइनल करना है, सिलेक्ट करना है। उसमें 4 चीज, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कंसेप्ट, आपको लोगों की साइकोलॉजिकल थ्योरी को ध्यान रखना। दूसरी मार्केटिंग मिक्स से उनका प्रभाव पड़ेगा। प्राइसिंग, कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, रीजनेबल टू कस्टमर एंड प्रॉफिटेबल टू कंपनी। और इंपैक्ट ऑफ प्राइस टू अदर पार्टीज, दूसरी पार्टियों पर भी आपके प्राइस का डिसीजन का इंपैक्ट बहुत पड़ेगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है, चाहे वो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सप्लायर कुछ भी हो। ठीक है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कंपटीशन में भी देखना है कि कॉम्पिटिटर आपकी प्राइस को भी कैसे लगा। दूसरी पार्टी में कॉम्पिटिटर भी आ गए, यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी आ गए कि वो आपकी प्राइस को किस तरीके से देखेंगे, क्या उनके लिए एक मौका देखेंगे वो कि भाई इतना महंगा आया, हम इतने सस्ते में बेच रहे, इसको और मार्केटिंग करोगे, भाई हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा बढ़िया है, उनका ये, तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये 6 स्टेप हमने आपको आज पढ़ा दिए हैं। सेटिंग, कैसे सेटिंग करें हमारी प्राइसिंग की, प्राइस को। पहला, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को समझिए, अपने डिमांड को समझिए, कॉस्ट को सही तरीके से निकाले, एनालाइज करें कंपटीटर्स की कॉस्ट, पॉलिसी, उसकी सब चीज, ऑफर क्या देता है, फिर एक परफेक्ट प्राइसिंग मेथड को सिलेक्ट करें और फाइनल प्राइस करते समय इन 3-4 फैक्टरों का ध्यान रखा जाए। चलो नेक्स्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है आपके सामने। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपको लगानी है जब प्राइसिंग करते समय। स्ट्रेटेजी जरूरी है। अभी तक हमने प्राइसिंग करने का स्टेप पढ़ लिए, प्राइसिंग होता क्या, किन फैक्टर को ध्यान रखना। अब कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ स्ट्रेटेजी है जो प्राइसिंग करते समय आपको ध्यान में रखनी है, यानी एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको ध्यान में रखनी है। वो है सबसे नंबर 1, प्राइस वर्सेज नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस वर्सेज नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि ये मैं इसमें थोड़ा सा यहां समझाने आपको कोशिश करता हूं एक एक चीज को। ठीक है, सबसे पहली क्या है, प्राइस वर्सेस नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन क्या है उसको समझाता हूं। कंपटीशन क्या है कि आपको देखना, ध्यान रखना है वेदर टू डिपेंड अपॉन प्राइस एलिमेंट्स और नॉन प्राइस एलिमेंट्स। लाइक सर्विस एंड अदर्स। अब आपको प्राइस डिसीजन लेते समय इस स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्राइसिंग डिसीजन प्राइस एलिमेंट के ऊपर बेसिस होकर लेनी है या नॉन प्राइस एलिमेंट के ऊपर बेसिस होकर लेनी है। प्राइस एलिमेंट यानी सीधी सी बात है, प्राइस एलिमेंट में क्या आ गए, प्राइस एलिमेंट में आ गई कॉस्ट आ गई आपकी, और भी आरओआई आ गई, जो भी अपने पढ़ा था आरओआई के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होगी, जो भी मेथड पढ़े थे सारे, वो सारे जो आपकी लागत है, क्या यही एलिमेंट आपको लेने हैं या आपकी स्ट्रेटेजी किसके ऊपर होनी चाहिए, नॉन प्राइस एलिमेंट के ऊपर भी होनी चाहिए। जैसे कि आप एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या देते हो, आप उनको, जैसे कार बेचा तो कितने आपके शोरूम्स है, ठीक है, आपकी वेटिंग टाइम पीरियड कितनी है, दूसरों की ज्यादा आपकी कम है, तो आप उसके भी चार्ज ज्यादा करोगे। तो आपको डिपेंड करना है कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज किया जाए प्राइसिंग डिसीजन के अंदर, क्या वो प्राइस बेसिस पे हो या वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिटिव बेसिस के ऊपर है। ठीक है, और भी सारी एक्टिविटीज हो सकती है नॉन प्राइसेस के ऊपर, जैसे कि प्रमोशनल एक्टिविटीज आपकी कितनी है। ठीक है, आप बहुत अच्छी प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हो, आप जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ये प्रमोशनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि दान पुण्य करते हैं, टाटा ट्रस्ट है, उसकी इमेज है, तो वो उसके ऊपर भी उसकी प्राइस बढ़ती है कि ब्रांड की प्राइस यहां पे भी बढ़नी चाहिए क्योंकि एक मार्केट में है। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अच्छा, उसमें वेरिएंट्स कितने हैं, गाड़ी आएगी सिर्फ डीजल में आई और अब जैसे पेट्रोल में आती है मारुति की, तो आपको देखना पेट्रोल की उसकी सेल कम हो गई है, मारुति की शेयर भी कम हो गया, क्यों, क्यों सिर्फ पेट्रोल में निकालना बंद किया, डीजल में बंद कर दिया। लेकिन अभी भी टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब डीजल में अभी भी गाड़ियां निकाल रहे हैं। दैट मींस वेरिएंट्स कैसे दे रहे हो, उसके अलावा आप कौन से वेरिएंट दे रहे हो, एकदम सारी, एकदम जैसे सेल्टोस की गाड़ियां सब लगभग किस तरीके से अच्छे वेरिएंट में, मतलब बढ़िया चीज है उसके अंदर, सारी चीज ऑटोमेटिक और इस तरीके से। लेकिन अपनी जो
मोस्टली इंडियन कंपनीज है वो सारी क्या करती है, वो गरीबी से एकदम बेस मॉडल स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आइटम ऐड करती जाती है कि भाई जिसको जहां सेट होगा वहां रुक के वो वाला मॉडल ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से एलिमेंट पे आपका प्राइसिंग डिसीजन ज्यादा फोकस कर रहा है, प्राइस वाले एलिमेंट पे या नॉन प्राइस वाले एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी स्ट्रेटेजी सब यहां पे समझ रहा हूं मैं, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या हो गया कि आपको ये देखना है कि प्राइस का डिसीजन आपको जो लोगे ना आप, अकॉर्डिंग टू क्या से लेना है, अकॉर्डिंग टू लोकेशंस एंड कस्टमर्स। मतलब ये समझ लो लोकेशन और कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस समझ लो। यानी अमेजोन जो होता है ना, अमेजोन क्या करता है अपनी, अब कस्टमर कोई रहता है गांव टाणी में कहीं रह रहा है या फिर कहीं पहाड़ों में कहीं रह रहा है, उसको अगर वो जब उसने बोला कमिटमेंट किया कि मैं दूंगा, तो दैट मीन उसको वहां जाके भी देना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा उस जगह डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सेटअप करते कितना पैसा खर्च होता है, कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग डिसीजन, ये तो आपको पता ही है कि भैया यहाँ पे सस्ता मिलेगा, अगला टैक्स रेगुलेशंस भी, दूसरी एरिया स्टेट में महंगा मिलता है, कई जगह टैक्स के रेगुलेशंस भी होते हैं, कई जगह वहां की लोकल गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, कई जगह कॉस्ट कम पड़ती है, राइट, उस जगह ही खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, सप्लायर मटेरियल रॉ मटेरियल मिल जाता है तो वहां पे सस्ता पड़ता है, लेकिन दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एड ऑन हो जाती है तो महंगा मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी आपको लगानी है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपकी प्राइसिंग डिसीजन को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, किस किस तरीके से आप कस्टमर के लोकेशन के ऊपर बेसिस के ऊपर आप उसको कर सकते हो कि कस्टमर की लोकेशन कहां रहेगी। फिर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन डिसीजंस भी हो सकता है ना, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन अभी मैंने बताया पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन कहां है उसके हिसाब से भी प्राइसिंग होती है। ठीक है, जोन के हिसाब से भी, जोन वाइज प्राइसिंग भी होती है कि किस जोन में है किस नहीं है, इस जोन में सस्ता पड़ता है उस जोन में महंगा पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कई रीजन हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, वहां के लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी कारण हो सकते हैं। फिर यूनिफॉर्म डिलीवरी, ये हो सकता है यूनिफॉर्म डिलीवरिंग प्राइसिंग, यानी ये हो सकता है आपको कि भाई आपको ये देखना है कि इजीली डिलीवर हो रहा है, इजीली डिलीवर्ड हो रहा है, इजीली डिलीवर्ड हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। दैट मींस अगर यहां से राजस्थान जैसे महाराष्ट्र निकला, वो बोले गुजरात में देके राजस्थान में देना है, दैट मींस इजी है, एक ही रूट में पड़ रहा है, दैट मींस उसके लिए काम होगा। लेकिन गुजरात में देके उसको बोलना एक गुजरात की तरफ जो कॉस्टिंग निकलेगी और उसके बाद जो राजस्थान की निकलेगी वो थोड़ी सस्ती होगी, कि गुजरात तक का तो कंजप्शन यानी उसका कॉस्ट तो निकल गया, गुजरात से राजस्थान के इतना ही उससे लिया जाए एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि उसको बोला कि नहीं भैया मेरे को तो यहां दो, इस तरफ नीचे दो, मतलब तमिलनाडु मुझे प्रोडक्ट दिए, तो एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको ये देखना है कि डिलीवरी की प्राइसिंग किस तरीके से यूनिफॉर्म चल रही है, या फिर आपको ये ज्योग्राफिकल ये रखना है कि भाई नहीं मुझे तो अपनी डिलीवरी की जो सिस्टम है वो एकदम यूनिफॉर्म यानी एक तरीके से रखना है, कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से भी, प्रोडक्शन के पॉइंट के हिसाब से भी, जोन वाइज जो मैंने अभी एग्जांपल दिया राजस्थान गुजरात का जोन वाइज था वो, और यूनिफॉर्म डिलीवरी पॉलिसी, मतलब आपको रखना है कि हमेशा हमारी प्राइस को फिक्स ही रखना है। तो जैसे आपको बैठे वैसे आपकी स्ट्रेटेजी, लेकिन ये सारी स्ट्रेटेजी को भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात, यानी पहली पढ़ा प्राइस या नॉन प्राइस, ज्योग्राफिकल। तीसरा है हमारा प्राइस डिस्काउंट्स, यानी प्राइस रख के आप उसके ऊपर डिस्काउंट दे दो और उसके ऊपर कुछ अलाउंसेज यानी कुछ ऑफर्स भी आप दे सकते हो। तो प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेज, यानी आप कस्टमर को रिवार्ड दे सकते हो कि भैया इतना इतना किया तो आपको रिवार्ड मिलेगा। कैसे रिवार्ड, यानी आपने अर्ली पेमेंट कर लिया, जल्दी पेमेंट करोगे तो रिवार्ड मिलेगा कुछ इस तरीके का आपके गुड्स है, या आपको बोला इतने वॉल्यूम में आप परचेज करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, या बोलोगे ऑफ सीजन में आप लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, यानी ऑफ सीजन बाइंग में आप कुछ डिस्काउंट इस तरीके से रख सकते हो। तो ये सब देखना है आपको, प्राइस डिस्काउंट और अलाउंसेस आप कैसे दे सकते हो। और डिस्काउंट तो आपको पता ही है, कैश डिस्काउंट है, कैश में पैसा दोगे तो डिस्काउंट है, क्वांटिटी अगर क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो क्वांटिटी का डिस्काउंट है, जैसे होलसेलर और इस तरीके से लिखते हैं। फंक्शनल डिस्काउंट है, दीपावली पे ज्यादा मिल गया, सीजनल है, ठीक है, और भी कई सारे अलाउंसेस है, ये वो जो भी है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस की स्ट्रेटेजी भी आपको साथ में रखनी है प्राइसिंग डिसीजन के साथ। चौथा, प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ कि आपको देखना है भाई सेल्स प्रमोशन आपको रखना है, उसके साथ साथ पहले लकी जो टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी की, पहले 1 लाख लकी विजेताओं में से 10,000 लोगों को फिक्स इनाम मिलेगा, इस तरह के सेल्स प्रमोशन की स्कीम। ठीक है, और
प्रोडक्ट डिमांड को करने के लिए, आप प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए आप प्रमोशन में क्या करो, आप लेट डिलीवरी दो। करते हैं ज्यादातर डिलीवरी नहीं है साहब, बहुत लेट है, आप जल्दी बुक कराओगे जल्दी मिलेगा, तो डिमांड बढ़ती है इससे। तो प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी आपको प्राइसिंग करते समय ध्यान में रखना है। पांचवा, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग क्या होती है, यानी अगर इसको सीधी सी दूसरी भाषा में बोलो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह दो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वही हर किसी का प्राइस अलग है, वेरिएंट वाइज प्राइस अलग है, एक ही प्राइस नहीं रख रहे हम, अलग वेरिएंट लोगे तो अलग चीज होगी। फिर आप सर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकलवा लोगे तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के पैसे ज्यादा लगते हैं। फिर आपको इमेज है, जैसे आप इस कलर का लोगे तो इसका कलर है, ठीक है, और क्या हो सकता है, लोकेशन है, इस लोकेशन पे लोगे तो कम, जैसे टैक्स आरटीओ होता है कम लगता है, इस लोकेशन पे तो ज्यादा लोगे, इस टाइम लोगे तो आपका पैसा कम लगेगा, इस टाइम ज्यादा लगेगा। तो प्राइसिंग इन तरीके से डिस्क्रिमिनेट, अलग अलग तरीके से, वेरिएंट पे इसका वेरिएंट ज्यादा प्राइस इसकी कम है, डीजल लो, पेट्रोल लो, कलर लो, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो लो, कलर लो, लोकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो अलग अलग प्राइस के, अलग अलग एरिया के हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। छठा क्या है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग क्या हुआ भैया, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग क्या हुआ, क्या भैया आपको ये देखना है कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट लाइन है ये पूरी हमारी, यानी प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट लाइन का मतलब हुआ सर आप तेल हमारा लोगे तो सर आपको क्या बोलते हैं, कंघा भी हमारा लेना पड़ेगा, आपको फ्रीज भी हमारा, मतलब आप टीवी हमारे लोगे तो फ्रीज हमारे लोगे, टीवी हमारे लिए, उसके साथ साथ आपने फ्रीज भी ले लिया, दैट मीन्स आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर फ्रीज भी ले लिया उसके साथ आपने एसी भी ले ली तो आपको इतना और डिस्काउंट मिलेगा। प्रोडक्ट लाइन, आप मतलब प्रोडक्ट मिक्स करके बेच रहे हो, ठीक है। फिर आप इसमें कुछ फीचर्स एड ऑन कर रहे हो कि सर आप एक काम करो, इतने का इंश्योरेंस भी ले लो, ये एप्पल का ले रहे हो उसके साथ इंश्योरेंस भी ले लो तो आपको ये हो जाएगा, तो आप फीचर्स ऐड कर रहे हो, ये इसके अंदर एड ऑन है, सिक्योरिटी है, इसके अंदर कोई हैंग वैंग नहीं होगा, हम ये करेंगे, हम वो एक्स्ट्रा पार्ट देते हैं ना अपन, कि सर आप एक काम करो, गाड़ी लेते तो बोलते 3 साल की वारंटी बढ़ा दो, एसी लेते तो बोलते ये एड ऑन करवा दो, तो फीचर्स एड ऑन करवा दो, ठीक है। फिर आप उसके अंदर ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल समझ लो, फीचर्स एड ऑन करवा दिया आपने। और आपके अंदर जैसे 2 पार्ट्स में ले लो, यानी एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट वो ले लो, अलग अलग इस तरीके से आप फीचर्स ऐड करते हो। फिर आप बाय प्रोडक्ट, उसका जो भी बाय प्रोडक्ट है उसको साथ में बेचते हो, मतलब कुल मिला के एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को बेचना। कॉलगेट आता था उसके साथ टूथब्रश बेचना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन बाय प्रोडक्ट बेचना चल दिया। या फिर आप कई बार प्रोडक्ट जो आपके है उसकी बंडलिंग कर लेते हो, करते ना, मोस्टली करते क्या, ज्यादातर अमेजोन में चले जाओ, कहीं भी रेस्टोरेंट में चलो, सबसे बड़ा आपको बंडलिंग का एग्जांपल मिल जाएगा। आप मसाला डोसा लोगे तो साउथ की सारी चीज बोल देगा, इडली भी ले लो, सांबर भी ले लो, सांबर वड़ा भी ले लो, ये चटनी भी ले लो, ये भी ले लो, फलाना ढिंगाना। पिज्जा मांगोगे तो वो सैंडविच साथ में ऑफर करेगा, साथ में सैंडविच लोगे तो गार्लिक ब्रेड भी आपको ऑफर करेगा, ठीक है। पास्ता लोगे तो ये सब क्या है, बंडल करते थे प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से प्राइसिंग में आपकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। और आप बोलोगे ये और एड ऑन करोगे इतने रुपए लगेंगे, आपको ओरिजिनल प्राइस नहीं लगेगी। तो ये सब प्राइसिंग डिसीजन करते समय की क्या है, स्ट्रेटेजी है। तो मैंने आपको 6 स्ट्रेटेजीज पढ़ा दी यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजन करते समय। ये 6 की 6 स्ट्रेटेजी मैंने अलग से आपको अलग से प्लेट उस पर पढ़ाई है मैंने। और नंबर 1 क्या थी आपके सामने, वापस रिकॉल कर लेते हैं, प्राइस वर्सेस नॉन प्राइस, कौन से एलिमेंट को आपको सीखना है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखनी है, प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, यानी आपको रिवार्ड्स देने हैं कस्टमर्स को, प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, क्या प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, वो डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग रखनी है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग रेट है, अलग अलग लोकेशन पे अलग रेट है, और प्रोडक्ट मिक्स, यानी एक के साथ दूसरा ले लो, यानी कुल मिला के बाय प्रोडक्ट के रूप में काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्लास पूरी होती है आज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। आई होप ये मेरे जो पीडीएफ वाले पीपीटी वाले चार्ट है आपको पसंद आए होंगे। आई होप ये भी मैं आपके अवेलेबल करा दूंगा, दैट मींस आपको शायद जब भी आप पहले तो एक बार ढंग से पूरे नोट्स मेरे अवेलेबल है, वो नोट्स आप पढ़िए। नोट्स में आपको एक झलक दिखा देता हूं नोट्स की, ये रही, ठीक है। ये नोट्स सारे अवेलेबल है राइट अपने ऐप पर, ये नोट्स पढ़ लीजिए आप। उसके बाद आप क्या करो, इसके साथ इस क्लासेस को आप देखिए साथ में नोट्स के साथ। उसके बाद आप इन पीडीएफ, आपके जो पीपीटी आपके पास होगी, इन पीपीटी की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर अपने पास रखें, इसको देखें, इसको आपको फास्ट रिवीजन में काम आए। उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही करते हैं, 45 मिनट की ये भी क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। OneExam.in टीम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसे ही यूट्यूब के चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कोर्स जल्दी से जल्दी बाय कीजिएगा। धन्यवाद।